हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टोटल 40 प्रश्नों की जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। सही आंसर होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 32। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारा भारतीय संविधान है भारत के लोगों के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार वो होते हैं कि आप अपने इच्छा से, जो सरकार ने आपको मौलिक अधिकार तय किया है, आप अपने इच्छा से कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी राज्य में आप घर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप भारत के एक नागरिक हैं, ठीक है, आप रहते हो उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जाकर या महाराष्ट्र में जाकर आप घर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे गए हो घर बनाने के लिए, कोई रोकता है, ठीक है, कि आप महाराष्ट्र में घर नहीं बना सकते, तो आप इसके विरोध में कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है महाराष्ट्र में है ना, ये रोक रहा है मुझे घर बनाने से। ठीक है, क्योंकि घर बनाना मेरा अधिकार है और ये क्यों रोक रहा है, रोकना नहीं चाहिए इसको। तो अगर ये व्यक्ति नहीं सुनता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, और किस अनुच्छेद द्वारा, तो अनुच्छेद 32 द्वारा आप जा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस मौलिक अधिकार को बचाने के लिए आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। ठीक है, ये इस प्रश्नों का सार है और इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, इससे संविधान की आत्मा कहा गया। ठीक है, और यह अधिकार सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है। सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश में एक ही होता है और इसकी जो फैसला होता है अंतिम रूप से होता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय तक आप जा सकते हैं। और संविधान की आत्मा किसने बोला था इसे, तो जो संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था। ओके, रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न समझ चुके हैं। अब आते हैं अगले दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो आपको ये 7 सिस्टर इधर आपके हैं, ठीक है, 7 सिस्टर इधर आपको अरुणाचल प्रदेश ऊपर पड़ता है, तो यहीं पे आपको पहली बार सूर्य दिखाई देता है भारत में। ठीक है, सर्वप्रथम। अब बात करते हैं यहाँ पे डोंग गांव जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। इसकी सीमा चीन, भूटान और म्यांमार से लगती है और जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है वो है ईटानगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है। तो लोकतंत्र जहाँ पे अधिक लोग रहते हों या चुनाव होते हैं और चुनाव द्वारा नेता का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है वो है भारत। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, भारत। और देखिए यहाँ पे 140 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। ठीक है, 140 करोड़ से अधिक मतदाता की यहाँ पे बात की है दोस्तों। ये 140 करोड़ से अधिक देखिए जनसंख्या है, मतदाता तो कम ही होंगे। ठीक है, मतदाता की बात करें तो लगभग 100 करोड़ के आसपास मतदाता होंगे देश में, क्योंकि यहाँ पे देखिए बात कीजिए कि 140 करोड़ हैं तो 140 करोड़ में 18 वर्ष से नीचे भी तो आते हैं ना, तो 18 वर्ष से नीचे वाले थोड़ी वोटिंग करते हैं। तो लगभग 100 करोड़ जो आबादी है वो मतदाता है, यानी कि वोट करती है। संसदीय लोकतंत्र है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू है, अर्थात 18 वर्ष के बाद आप वोटिंग कर सकते हैं। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा हुआ, तो भारत हुआ। अगला प्रश्न है यहाँ पे चौथा नंबर कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया। तो मोनालिसा जो चित्र है वो बनाया था आपको लियोनार्डो दा विंची ने। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चित्र का नाम क्या है, तो मोनालिसा। ठीक है, और आपको पता है कि ये एक मोनालिसा प्रसिद्ध हुई थी कुंभ के मेला में। ठीक है, पता नहीं लोग कैसे पागल हो जाते हैं। खैर यहाँ पे देखते हैं, यह फ्रांस में सुरक्षित है। ये जो पेंटिंग है मोनालिसा फ्रांस में सुरक्षित है। ठीक है, इसकी रहस्यमयी मुस्कान प्रसिद्ध है। इस फोटो में जो भी है ना, मुस्कान एक अलग प्रकार की है जिससे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, मुस्कान प्रसिद्ध है, पुनर्जागरण काल की महान कृति मानी जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो 5 नंबर प्रश्न है कि लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा, पटेल जी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम है इनका। अब यहाँ पे देखिए भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर यहाँ इन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी इन्हीं को समर्पित है। जो गुजरात में बना है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, जो प्रथम गृह मंत्री थे, इनका ही जो स्टैचू है। ठीक है,
अब भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। आपका 6 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है। तो यहाँ पे गर्त का बात कर रहे हैं तो सबसे निचला हिस्सा कौन सा है महासागर सबसे गहराई में, तो सबसे जो गहरा है ना वो है आपका मरियाना गर्त, मरियाना गर्त, ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है भाई, तो प्रशांत महासागर में स्थित है, गहराई लगभग 11 किलोमीटर तक है, 11 किलोमीटर गहराई है नीचे। ओके, सबसे गहरा भाग कहलाता है चैलेंजर डीप, और ये कहलाता है, ठीक है, मानव अन्वेषण के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है ये, यहाँ पे मानव जल्दी नहीं जा पाते हैं, ठीक है, चुनौतीपूर्ण है क्योंकि 11 किलोमीटर अंदर है, समझ रहे हो कितना हो सकता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती है। तो आपकी जो अशोक चक्र होता है जो आपका नीला रंग का होता है, इसमें आपको टोटल हम बात करेंगे तो 24 तिल्ली होती है, 24 होता है, ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए अशोक चक्र नीले रंग का है, अशोक चक्र जो होता है ना नीले रंग का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सारनाथ के सिंह स्तंभ से प्रेरित है, ठीक है, सिंह स्तंभ आपने देखा होगा जो 1 रुपये के सिक्के पे होता है, ठीक है, वहाँ पे 4 सिंह होते हैं, हमें 3 ही दिखाई देता है फोटो में लेकिन 4 सिंह होते हैं, तो वहाँ से लिया गया है, ठीक है। अशोक चक्र नीले रंग का होता है, धर्म और गति का प्रतीक है, ध्वज का जो अनुपात होता है 3:2 होता है, ठीक है, 3/2। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, 8 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे जो बड़ा द्वीप है, द्वीप होता क्या है कि मान लीजिए कि ये स्थल है, ठीक है, और चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो ये द्वीप कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्रीनलैंड होता है। आपको पता है कि ग्रीनलैंड सुनने में लग रहा है कि हरा होगा, लेकिन नहीं, उजला है, ठीक है, ग्रीनलैंड कैसा है तो उजला है भाई, ठीक है। बात करते हैं कि यह महाद्वीप नहीं, द्वीप है, महाद्वीप नहीं है, द्वीप है केवल, और डेनमार्क के अधीन है और स्वायत्त क्षेत्र है, डेनमार्क के अधीन है, अधिकांश भाग बर्फ से ढका है, देखिए अधिकांश भाग बर्फ से ढका है, तो बर्फ से जो चीज़ ढकी होगी वो उजले ही दिखाई देगी ना, बात सही है। तो ग्रीनलैंड क्या है भाई, उजला है, ओके। अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है, अंटार्कटिक जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। अगला बात करते हैं, 9 नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। देखिए हरित क्रांति जो जुड़ा हुआ है गेहूं उत्पादन से, ठीक है। अब इनके जो जनक थे MS स्वामीनाथन जी थे, MS स्वामीनाथन। अब बात करते हैं यहाँ पे गेहूं उत्पादन में क्रांति आई थी, इससे 1960 के दशक में शुरुआत हुई हरित क्रांति की, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता बढ़ी, उच्च उपज वाली किस्मों का उपयोग हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो टोटल आपके 5 सदस्य हैं जो अस्थायी हैं, ठीक है, अस्थायी हैं। कौन कौन से, तो अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ठीक है। सभी के पास वीटो शक्ति है। यहाँ पे UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं, कुल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन अस्थायी कितने हैं भाई, तो 5 ही हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का दायित्व है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का दायित्व, वाह वाह, अमेरिका तो आए दिन लड़ाई करते रहता है पूरे देश में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न है कि जन गण मन पहली बार कब गाया गया। तो जन गण मन गाया गया था आपको पता ही है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये पहली बार गाया गया था, आपको विकल्प बी 1911 में गाया गया था, ठीक है। एक अंग्रेज आया था भारत में, उसके लिए गाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है। 1950 में राष्ट्रीय गान बना, ये 1950 में राष्ट्रीय गान बन गया जो 52 सेकंड का होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है मानव की वो है यकृत, ठीक है, यकृत। यकृत का मतलब समझते हो ना, वो फेफड़ा, ठीक है, यकृत का लीवर भी बोला जाता है, ठीक है, लीवर। तो लीवर जो होता है सबसे बड़ा ग्रंथि होती है, बड़ी ग्रंथि होती है। और यहाँ पे बात करते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, पित्त रस बनाता है, ये विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करता है, पुनर्जीवित होने की क्षमता रखता है, ठीक है, पुनर्जीवित होने की ये क्षमता रखता है। अगले प्रश्न की बात करें तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ भाई, तो विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, 1984 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ कहाँ हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर कहाँ पाया जाता है, तो पंजाब में पाया जाता है, ठीक है, पंजाब में, सॉरी पाया नहीं जाता, वहाँ पे है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर परिसर में अभियान चला था ये, ठीक है। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उस समय। इसके बाद देश में बड़े राजनीतिक प्रभाव पड़े थे, ओके। अगला प्रश्न है जो 14 नंबर है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जलप्रपात दोस्तों होता है कि मान लीजिए कि ये पहाड़ है और पहाड़ से पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है। तो जो सबसे ऊंचा गिरता है ना वो कहलाता है आपका एंजल फॉल्स,
एंजल, ठीक है, एंजल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। एंजल फॉल्स का मतलब होता है आपका प्रपात, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल उसका नाम है। अब ये बात करते हैं कि वेनेजुएला में स्थित है ये, ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, लगभग 1 किलोमीटर के बराबर है, विश्व धरोहर क्षेत्र के निकट है, खोजकर्ता जिमी एंजल के नाम पर है। ये जो एंजल जलप्रपात है किसने खोजा था, तो जिमी एंजल ने खोजा था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था। तो भारत कौन थे यहाँ पे करेंगे, ठीक है, कौन था नहीं, कौन थे। परमवीर चक्र मिला है तो वो पूजनीय होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला परमवीर चक्र जो पाने वाले थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, ठीक है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अब ये 1947-48 युद्ध में वीरता दिखाई थी, मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, परमवीर चक्र मरणोपरांत सम्मानित किया गया, कश्मीर अभियान में शहीद हुए थे। परमवीर चक्र सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह होता है ना वो है आपका बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति होता है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, गैस दानव भी इसे कहा जाता है। ग्रेट रेड स्पॉट एक विशाल तूफान यहाँ पे आता है, ठीक है, ग्रेट रेड स्पॉट नाम से एक विशाल तूफान इस ग्रह पे आता है, वैज्ञानिकों ने पता लगाया, ठीक है। इसके अनेक उपग्रह हैं जिनमें गैनीमेड सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा गैनीमेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी आपकी सरोजनी नायडू थी, ठीक है, सरोजनी नायडू, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी ये, ठीक है। और भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी, भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी, स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई थी और प्रसिद्ध कवित्री भी थी। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर के। रक्त समूह कौन होते हैं। तो ABO, ठीक है, ABO रक्त समूह का खोजकर्ता कौन थे। तो ये थे आपके, सही जवाब हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, यहाँ पे विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ABO रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी इन्होंने। 1930 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ इसके लिए, ठीक है। आधुनिक रक्तदान विज्ञान की नींव रखी थी। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक थे, ऑस्ट्रिया के ये वैज्ञानिक थे, कौन, तो कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में जो भाषाएं हैं वो आपका हो जाएगी, सही जवाब 22 भाषाएं हैं। कितनी है, तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन 92वें संशोधन द्वारा 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी इसमें, तो 18 हो गई थी। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, जो आपका 20 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल, बहुत इजी प्रश्न है, आसान प्रश्न है, लेकिन हमें कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम होता है भाई, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय फल है वो है आम है, ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। इसे फलों का राजा कहा जाता है। भारत विश्व के सबसे बड़े आम उत्पादकों में से एक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखा चाइना और जापान ने भारतीय आमों को लेने से मना कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा पाया गया इन आमों में। लेकिन देखो उतने बड़े बड़े देश हम भारत के आमों को नहीं ले पा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, फिर भारत ही क्यों खा रहा है, भारत में जांच क्यों नहीं होती, ठीक है, ये अजीब है। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की बात करते हैं। आपका 22 नंबर प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, कि खोज किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, हेनरी बेक्वेल ने की थी, हेनरी बेक्वेल ने की थी। 1896 में खोज किया था और यूरेनियम पर अध्ययन करते समय खोज हुई थी, ठीक है। बाद में मैडम क्यूरी ने शोध आगे बढ़ाया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी हुई थी ये, ओके। अगला जो प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत की ये पूछ रहा है, तो भारत में सबसे जो ऊंचा है ना, कुंचिकल जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा, ठीक है। कहाँ है, तो कर्नाटक राज्य में है, ऊंचाई लगभग 455 मीटर है, वाराही नदी पर स्थित है, वाराही नदी पे स्थित है, और इसको भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो सबसे जो बड़ी हड्डी है ना वो कहलाती है फीमर, ठीक है, फीमर, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। ये जांघ में पाई जाती है और ये शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है और शरीर का भार वहन करती है यही हड्डी, ठीक है। कूल्हे और घुटने को जोड़ती है, कूल्हे और घुटने को जोड़ती है, यानी कि ये टांग जो होता है ना घुटने के ऊपर और कमर के नीचे वाली जो हड्डी होती है पैरों की, ठीक है, तो यही हड्डी जो होती है फीमर कहलाती है और सबसे मजबूत होती है और बड़ी भी होती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्टेपिस, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। कान में स्थित होती है, लगभग आपको 3 mm का
ठीक है, होती है 3 mm की इसकी लंबाई होती है, बहुत छोटी सी 3 mm। ध्वनि संचरण में मदद करती है, मध्य कान का हिस्सा होता है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है आपका एशिया, ठीक है, एशिया महाद्वीप है, जिसमें भारत, चाइना और रूस जैसे बड़े बड़े देश रहते हैं, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, विश्व की लगभग 60% जो आबादी है यहाँ रहती है। सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट यही है जो नेपाल देश में स्थित है। भारत, चीन और जापान इसी में स्थित है, ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पे जिक्र किया रूस की, तो रूस भी आपको कुछ भाग रूस का यूरोप में आता है और कुछ भाग आपको एशिया में आता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जिक्र होता है रूस की एशिया के ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो राष्ट्रीय जो पशु है वो है आपका, देखिए पशु की बात की है तो आप ये मत समझना कि बैल, गाय या भैंस, आपको पशु का मतलब ये समझना कि कोई जानवर है, ठीक है। तो जानवर में कौन है, तो भाई बाघ है, बाघ है, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब होगा। रॉयल बंगाल टाइगर राष्ट्रीय पशु है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, 1973 में। भारत में विश्व का अधिकांश बाघ पाए जाते हैं, भारत में विश्व का अधिकांश बाघ पाए जाते हैं। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। देखिए मैं यहाँ पे साहस की बात करूँगा और शक्ति की बात करूँगा। भले ही शक्ति हो सकती है बाघ में, लेकिन साहस तो होती है शेर में, ठीक है, शेर में होती है। लेकिन बाघ में भी होता है, क्योंकि बाघ जंगल में अकेला ही रहता है, अकेला ही अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो श्वेत क्रांति जो है आपका दूध से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इनके जो आपके जनक कहे जाते हैं वर्जिग कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। वर्गिज सॉरी माफ़ी चाहूँगा, वर्गिज यहाँ पे पढ़िए, ठीक है, वर्गिज कुरियन। और अमूल आंदोलन से जुड़े थे, ठीक है। और दूध उत्पादन में क्रांति आई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं, ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं। उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वर्गिज कुरियन को, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और 1952 में उपराष्ट्रपति बने थे ये। बाद में भारत के राष्ट्रपति बन गए और महानिर्देश दार्शनिक थे। उनके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे ना आपके चाणक्य थे। चाणक्य यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विकल्प बी। अब देखिए कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध है ये, और अर्थशास्त्र ग्रंथ के लेखक हैं कौन, तो चाणक्य हैं, ठीक है। और एक चाणक्य कौटिल्य नाम से भी प्रसिद्ध है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में योगदान रहा इनका। महान राजनीतिज्ञ एवं कूटनीतिज्ञ थे, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है। तो आनंद मठ के जो लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए आनंद मठ से ही लिया गया है वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। बंगाली साहित्य की प्रसिद्ध कृति मानी जाती है आनंद मठ, ठीक है। और 1882 में प्रकाशित हुआ था ये पुस्तक। स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिली, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा मिली थी इस पुस्तक से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे आपके गुरु नानक देव जी थे, गुरु नानक देव, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। जन्म हुआ था 1469 में, ठीक है। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। एक ओंकार का संदेश दिया था और करतारपुर की स्थापना की थी, करतारपुर की स्थापना की थी। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। 1942 में गांधी जी इसका नेतृत्व कर रहे थे और भारत छोड़ो की नारा दिए थे गांधी जी ने इसी आंदोलन में, ठीक है। तो भारत छोड़ो का नारा दिए थे और ये 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का भी नारा दिया था और भारत छोड़ो का भी नारा दिया था। और मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक चरण था, स्वतंत्रता आंदोलन का निर्णायक चरण था कौन, तो भारत छोड़ो आंदोलन। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखिए दोस्तों बंदरगाह 2 प्रकार के होते हैं। एक बंदरगाह जो कृत्रिम होता है, ठीक है, कृत्रिम का मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इंसानों ने बनाया उसे, और एक होता है आपका प्राकृतिक, यानी कि प्राकृतिक द्वारा ही वो चीज़ बनी है, वहाँ पे समतल था बंदरगाह बन गया, ठीक है। तो देखिए सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है भाई, तो नवी मुंबई में स्थित है, ठीक है। कंटेनर यातायात में अग्रणी है, ओके। और ये आपके JNPT नाम से प्रसिद्ध है और भारत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है। तो गर्म रेगिस्तान जो है आपका सहारा रेगिस्तान है, सहारा है, ठीक है।
और ये जो थार है ये आपका भारत में है, सहारा जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो अफ्रीका में स्थित है, क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हो। भारत की जो क्षेत्रफल है पूरे भारत की 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, अर्थात भारत से भी 3 गुना बड़ा, भारत से 3 गुना बड़ा है ये सहारा आपका मरुस्थल, समझ रहे हो कितना बड़ा होगा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, कई देशों में फैला हुआ है, कई देशों में ये फैला हुआ है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं। तो पंचतंत्र एक लेखक पुस्तक का नाम है और ये इनके लेखक माने जाते हैं विष्णु शर्मा जी, विष्णु शर्मा। नीति कथाओं का संग्रह है, अनेक भाषा में अनुवाद हुआ है इस पुस्तक का, ठीक है। और बच्चों एवं शासकों की शिक्षा हेतु रचित किया गया है, विश्व साहित्य की प्रसिद्ध कृति है। अगले प्रश्न में बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो है आपका शक संवत, ठीक है, शक संवत। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। 1957 में अपनाया गया इसे। चैत्र इसका पहला महीना होता है, चैत्र जो होता है ना, जनवरी को चैत्र बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सॉरी सिर्फ माफ़ी चाहूँगा, मार्च महीने को, ठीक है, मार्च महीने को चैत्र बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्च जो होता है पहला महीना होता है शक संवत का। और यहाँ पे सरकारी कार्यों में उपयोग होता है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे विकल्प सी, चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा हो जाएगा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है और प्रकाश सूर्य से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है प्रकाश। जो चमकता है ना चंद्रमा, वो उसकी खुद की प्रकाश नहीं होती है, वो परावर्तन होता है प्रकाश का, सूर्य की जो प्रकाश है ऑब्जर्व करता है, फिर वो छोड़ता है। हम जब वो लाइटनिंग होती है तो हमें लगता है कि वो प्रकाश दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य के जो प्रकाश है उसको ऑब्जर्व करके फिर परावर्तन करता है, तो वो हमें वो चीज़ें दिखाई देती है, ठीक है। ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। देखिए जो चंद्रमा है, चंद्रमा जब अपनी स्थिति बदलता है ना तो समुद्र में सुनामी आती है, ठीक है, ज्वार भाटा उठता है। पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27.3 दिनों में करता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है। तो गुप्त काल को जाना जाता है आपको स्वर्ण युग से, स्वर्ण युग से जाना जाता है। अब देखिए गुप्त काल के अंदर ही आपको क्या हुआ कि जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय था वो बना था, ठीक है, और बहुत चरम पीक पे था, ओके, जो नालंदा विश्वविद्यालय है। तो ये कला और साहित्य का उत्कर्ष हुआ। आर्यभट्ट इसी काल में हुए, आर्यभट्ट वहाँ पे पढ़ाई किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में। विज्ञान और गणित का विकास हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय प्रमुख शासक थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जो 40 नंबर है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम जो भारतीय थे राकेश शर्मा जी थे, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। 1984 में ये गए थे और यहाँ पे सोवियत मिशन सोयूज T11 का हिस्से थे, ठीक है, और भारतीय वायुसेना के अधिकारी भी थे राकेश शर्मा जी। सारे जहाँ से अच्छा उनका प्रसिद्ध उत्तर था, सारे जहाँ से अच्छा उनका प्रसिद्ध उत्तर था, ठीक है। आप जानते हो, देखो प्राकृतिक हिसाब से, भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुत अच्छा है, ठीक है।